नमस्कार प्यारे दोस्तों, अवस्थी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, अवस्थी क्लासेस की टेस्ट सीरीज की फोर्थ पेपर का सॉल्यूशन लेकर के लिए हम आए हैं। दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके पास में दिया हुआ है कि शिक्षकों की व्यावसायिक कुशलता का विकास सर्वाधिक होता है। फोर्थ टेस्ट सीरीज का पहला विज्ञान का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है दोस्तों कि शिक्षकों की व्यावसायिक कुशलता का सर्वाधिक विकास करती है, या मैं कह सकता हूं कि शिक्षकों की व्यावसायिक कुशलता का विकास सर्वाधिक होता है। पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है पैनल चर्चा द्वारा। दूसरा विकल्प आपको दिया हुआ है दल शिक्षण द्वारा। अगला विकल्प आपको दिया हुआ है कार्यशाला द्वारा। और अगला ऑप्शन आपको दिया हुआ है विचार समिति द्वारा। दोस्तों, वो आपसे ये पूछ रहा है कि शिक्षकों की व्यावसायिक कुशलता और व्यावसायिक कुशलता का जो दोस्तों सर्वाधिक विकास जो शिक्षण विधि है, शिक्षण का जो नवाचार करता है, उसको दोस्तों हम टीम टीचिंग कहते हैं। टीम टीचिंग का मतलब होता है दोस्तों आप लोगों के पास में दल शिक्षण। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपके पास जो राइट जवाब होगा वो होगा दल शिक्षण द्वारा हम शिक्षकों में व्यावसायिक कुशलता का सर्वाधिक विकास कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों विज्ञान का आपके पास में है। आपसे पूछा रहा है कि निम्न में से कौन सी विधि, दोस्तों निम्न में से कौन सी विधि विज्ञान शिक्षण की विधि सर्वाधिक उपयोगी है। आपको यह पूछा गया है कि जो निम्न विधियां दी हुई हैं इसमें से विज्ञान शिक्षण की सर्वोत्तम विधि किसको कहा जाता है। दोस्तों, एक है आपके पास में योजना विधि, जिसे दोस्तों हम प्राचीनतम शिक्षण विधि के नाम से जानते हैं। यानी दोस्तों ये है आपके पास में प्राचीनतम शिक्षण विधि। तो दोस्तों ये योजना विधि। एक आप लोगों के पास में है दोस्तों जिसको कहते हैं हम समस्या समाधान विधि। दोस्तों, आप अच्छे से जानते हैं समस्या समाधान विधि छात्र के मानसिक निष्कर्षों को और विद्यार्थी के मानसिक निष्कर्षों को दोस्तों सबसे ज्यादा श्रेष्ठ बनाती है, यानी मानसिक निष्कर्षों को दोस्तों सर्वाधिक उपयुक्त बनाती है। एक आपको दी हुई है दोस्तों प्रयोगशाला विधि। आपसे पूछा गया विज्ञान शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। तो दोस्तों विज्ञान शिक्षण की जो सर्वोत्तम विधि है वो है आप लोगों के पास में प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि इन चारों में से दोस्तों विज्ञान शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। तो इस क्वेश्चन का आप लोगों के पास में जो राइट जवाब होगा दोस्तों वो होगा प्रयोगशाला विधि। आगे लेकर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन विज्ञान का है आपके पास में कि निम्न में से विज्ञान की प्रकृति, आपसे पूछा है विज्ञान की प्रकृति के संबंध में कौन सा, या विज्ञान की प्रकृति में क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है। निम्न में से विज्ञान की प्रकृति में क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है। एक ऑप्शन है आपके पास में विज्ञान के संप्रत्यय, यानी दोस्तों विज्ञान के कॉन्सेप्ट। तो विज्ञान के कॉन्सेप्ट जैसे दोस्तों विज्ञान के सिद्धांत है, रहस्य है, नियम है, ये तो दोस्तों विज्ञान की प्रकृति में सम्मिलित किए जाते हैं। अगला है दोस्तों आप लोगों के पास में विज्ञान की प्रविधियां। दोस्तों प्रविधियां भी विज्ञान के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। अलग विधियों के द्वारा दोस्तों विज्ञान शिक्षण को सहज सरल बनाया जाता है। एक आपको दे रखा है दोस्तों विज्ञान के आर्थिक पक्ष। तो दोस्तों विज्ञान शिक्षण की प्रकृति के अंतर्गत दोस्तों विज्ञान के आर्थिक पक्षों जैसे संबंधित कोई प्रकार की विशेषता को शामिल नहीं किया गया है। एक आपके पास में दोस्तों विज्ञान के सामाजिक पक्ष। तो दोस्तों विज्ञान के संप्रदाय प्रविधि और विज्ञान के सामाजिक पक्ष समाज से संबंधित है, सामाजिक पक्षों का विवरण किया जा सकता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपके पास में राइट जवाब होगा वो होगा विज्ञान के आर्थिक पक्ष विज्ञान की प्रकृति में शामिल नहीं किया जाता। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों के पास में है कि निम्न में से कौन मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। आपसे पूछा है दोस्तों एवोल्यूशन मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य पूछा है। शिक्षकों की त्रुटियां, दोस्तों शिक्षकों की त्रुटियां मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य नहीं है। अगला आपसे पूछा है दोस्तों विद्यार्थियों की उपलब्धि को मापना। अगला प्रश्न है आपके पास में शिक्षार्थियों को प्रोन्नत प्रदान करना। सीखने की कमी का निदान व उपाय करना। दोस्तों सीखने की कमी का निदान व उपाय दोस्तों हम निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा करते हैं। आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों इन विकल्पों के आधार पर इस प्रश्न का जो राइट जवाब आप लोगों के पास में होगा वो राइट जवाब है दोस्तों आप लोगों के पास में शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। विज्ञान शिक्षण का जो अगला क्वेश्चन आपके पास में है, आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन शुद्ध पदार्थों का सटीक वर्णन नहीं करता है। दोस्तों हम अच्छे से जानते हैं कि केमिस्ट्री के अंतर्गत पदार्थों को दो मुख्य भागों में बांटा गया है, एक शुद्ध पदार्थ के रूप में, एक अशुद्ध पदार्थ के रूप में। तो दोस्तों अगर अपन लेकर चलें तो पदार्थों को मुख्य रूप से दो भागों में इस तरीके से बांटा गया है। एक है आप लोगों के पास में जिनको बोला जाता है दोस्तों शुद्ध पदार्थ, दूसरे हैं आप लोगों के पास में दोस्तों जिनको बोला जाता है अशुद्ध पदार्थ। और आपसे पूछा जा रहा है कि विज्ञान के शिक्षण में शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ कौन है। तो दोस्तों शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत हम
तत्व को रखते हैं। तत्व के अलावा दोस्तों हम यौगिक को रखते हैं। तो तत्व और यौगिक आपके पास में दोस्तों शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। और दोस्तों जो मिश्रण होता है वो मिश्रण आप लोगों के पास में दोस्तों अशुद्ध पदार्थ की श्रेणी में आता है। अब आपसे क्या कहा जा रहा है कि शुद्ध पदार्थों में केवल एक ही प्रकार के कण होते हैं। बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों, शुद्ध पदार्थों में एक ही प्रकार के कण विद्यमान होते हैं। अगला विकल्प आपको दिया हुआ है कि शुद्ध पदार्थ यौगिक या मिश्रण हो सकते हैं। दोस्तों मिश्रण जो होता है वो अशुद्ध पदार्थ की श्रेणी में होता है। तो दोस्तों ये विकल्प आपके पास में गलत है। अगला विकल्प आपको दिया हुआ है दोस्तों कि शुद्ध पदार्थ संपूर्ण रूप से एक समान संरचना में होते हैं। बिल्कुल दोस्तों, जो शुद्ध पदार्थ होते हैं वो संपूर्ण रूप से एक समान संरचना, एक समान प्रकृति के होते हैं। ये भी बिल्कुल दोस्तों राइट है। एक आपसे कहा जा रहा है कि निकल को छोड़कर सभी तत्व शुद्ध पदार्थों के उदाहरण हैं। दोस्तों हम अच्छे से जानते हैं तत्व शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में आता है, लेकिन आपसे क्या कहा जा रहा है कि निकल को छोड़कर। दोस्तों निकल भी एक प्रकार का तत्व होता है, तो निकल भी तत्व के अंतर्गत आता है। और आपने कहा है कि निकल को छोड़कर, यानी निकल को छोड़ दिया जाए और सभी तत्व शुद्ध पदार्थ होते हैं। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि निकल भी दोस्तों एक शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में आता है। तो इस क्वेश्चन का आप लोगों के पास में जो दोस्तों राइट जवाब होगा वो होगा विकल्प नंबर 2, यानी कि दोस्तों कथन नंबर 1 व 3 इस क्वेश्चन के राइट जवाब है। अगला प्रश्न लेकर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि कोशिका के संदर्भ में असत्य कथन है। आपसे पूछा गया है कि कोशिका के संदर्भ में असत्य कथन है। तो दोस्तों असत्य कथन जो विज्ञान कोशिका के संदर्भ में है, पहला आपसे कहा जा रहा है कि कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है जो केंद्रक में पाया जाता है। दोस्तों हम अच्छे से जानते हैं आप लोगों के पास में इस तरीके से, और इस तरीके से दोस्तों आप लोगों के पास में एक कोशिका की संरचना होती है। इस तरीके से दोस्तों आप लोगों के पास में कोशिका की संरचना होती है, और उस कोशिका की संरचना में अगर अपन लेकर चले तो इस तरीके से दोस्तों आपके पास में कोशिका होती है, और इस कोशिका के अंतर्गत दोस्तों एक केंद्रक होता है। इस तरीके से दोस्तों एक केंद्रक होता है, और इस केंद्रक के अंतर्गत जो दोस्तों डीएनए होता है वो डीएनए पाया जाता है। तो आपसे कहा जा रहा है कि कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए जो केंद्रक में होता है, बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है आपसे दोस्तों कहा जा रहा है कि डीएनए का आरएनए में, डीएनए का आरएनए में परिवर्तन कहलाता है, यानी डीएनए का आरएनए में परिवर्तन। और आपसे पूछा जा रहा है कि डीएनए का आरएनए में परिवर्तन ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। बिल्कुल सही है, आपने अच्छे से पढ़ा है दोस्तों कि जब भी हम दोस्तों डीएनए को दोस्तों जब भी हम आरएनए में चेंज करते हैं तो दोस्तों डीएनए का आरएनए में बदलना, और डीएनए का आरएनए में बदलना आप लोगों के पास में कहलाता है दोस्तों ट्रांसक्रिप्शन। यानी दोस्तों डीएनए का आरएनए में बदलना आप लोगों के पास में ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। इसी तरीके से दोस्तों आरएनए से प्रोटीन का बनना, और आरएनए से जब प्रोटीन्स बनती है दोस्तों, तो आरएनए से प्रोटीन्स का जब निर्माण होता है तो उस कंडीशन को बोला जाता है दोस्तों आप लोगों के पास में ट्रांसलेशन। यानी आरएनए से दोस्तों प्रोटीन का निर्माण होना ट्रांसलेशन कहलाता है। आगे आपसे क्या इसी में दोस्तों हमने सीखा है कि जब भी आरएनए डीएनए में चेंज होता है तो इसको बोलते हैं दोस्तों रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यानी आरएनए का डीएनए में बदलना दोस्तों ये कहलाता है आप लोगों के पास में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो आपसे कहा क्या जा रहा है? आपसे कहा जा रहा है कि डीएनए का आरएनए में परिवर्तन ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि केंद्रक में कोशिका झिल्ली के मध्य एक जाली के समान मौजूद पदार्थ कोशिका द्रव पाया जाता है। दोस्तों ये कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, और दोस्तों केंद्रक होता है, और ये आप लोगों के पास में दोस्तों कोशिका झिल्ली होती है। हम जानते हैं दोस्तों कोशिका का जो सबसे भारी आवरण होता है, उस कोशिका के सारे आवरण को दोस्तों हम कोशिका भित्ति कहते हैं। यानी दोस्तों कोशिका का बाहरी आवरण आप लोगों के पास में सेल बाल कहलाता है। सेल बाल कहलाता है। ये जो दोस्तों कोशिका की आंतरिक जो परत होती है इसको दोस्तों हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और सेल मेम्ब्रेन को हम अच्छे से जानते हैं दोस्तों कोशिका झिल्ली कहते हैं। आपसे विकल्प में पूछा जा रहा है कि कोशिका झिल्ली व केंद्रक, ये आपके पास में केंद्रक है, ये कोशिका झिल्ली है। तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में दोस्तों एक जेली के समान जो पदार्थ पाया जाता है उसको बोला जाता है आप लोगों के पास में दोस्तों कोशिका द्रव। और कोशिका द्रव का मतलब होता है आप लोगों के पास में साइटोप्लाज्म। यानी दोस्तों कोशिका द्रव और दोस्तों साइटोप्लाज्म एक ही होते हैं। यानी ये केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य पाया जाता है, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। तो दोस्तों ये भी विकल्प आपके पास में सही है। अगला आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि जीन की क्रियात्मक इकाई सिस्ट्रॉन होती है। दोस्तों जीन की क्रियात्मक इकाई आप लोगों के पास में इधर देखिए दोस्तों, ये क्रियात्मक इकाई अगर आपसे पूछे दोस्तों, अगर जीन की क्रियात्मक इकाई आपसे पूछे तो दोस्तों इसका जो आंसर आप लोगों के पास में होता है,
इसका आंसर होता है दोस्तों आप लोगों के पास में सिस्ट्रॉन। क्रियात्मक इकाई जब भी पूछता है दोस्तों तो इसका आंसर सिस्ट्रॉन होता है। और जब आपसे दोस्तों जीन की पुनर्योजन इकाई के बारे में पूछता है तो दोस्तों पुनर्योजन इकाई के बारे में हम अच्छे से जानते हैं। पुनर्योजन इकाई दोस्तों रेकॉन होती है। और जब आपसे दोस्तों कोशिका की यानी जीन की उत्परिवर्तन इकाई पूछता है तो दोस्तों जो उत्परिवर्तन इकाई आप लोगों के पास में होती है वो उत्परिवर्तन इकाई होती है आप लोगों के पास में, जिसको दोस्तों न्यूट्रॉन बोलते हैं। इस तरीके से ये आप लोगों के पास में दोस्तों इस तरीके से क्रियात्मक इकाई सिस्टोन, पुनर्योजन इकाई रेकॉन, उत्परिवर्तन इकाई न्यूट्रॉन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट जवाब आप लोगों के पास में होगा, इस प्रश्न का राइट जवाब है आप लोगों के पास में विकल्प नंबर 4। दोस्तों विकल्प नंबर 4 इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब है आप लोगों के पास में। अगला जो दोस्तों आपके पास में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर अगला जो आपके पास में आता है वो आता है दोस्तों कि निम्न में से असत्य कथन को चुनिए। निम्न में से असत्य कथन को चुनना है। आपसे पूछा जा रहा है कि भार परिवर्तनशील होता है, ये केवल इसने लिखा है भार परिवर्तन। यहाँ दोस्तों इस शब्द को हम इस तरीके से लिखते हैं कि भार जो होता है वो परिवर्तनशील होता है। भार जो होता है दोस्तों वो परिवर्तनशील होता है। इसके अलावा दोस्तों देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि भार का मात्रक न्यूटन होता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, भार परिवर्तनशील होता है, भार का मात्रक न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन, अगला विकल्प आपको दे रखा है कि बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक ग्राम इंटू सेमी प्रति सेकंड। आपसे कहा जा रहा है कि दोस्तों बल का सीजीएस मात्रक, हम अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि बल का जो एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है वो होता है दोस्तों किलोग्राम। किलोग्राम इंटू दोस्तों किलोग्राम दोस्तों इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये एमकेएस पद्धति में है। इसी तरीके से दोस्तों सीजीएस पद्धति में अगर आपसे पूछे तो सीजीएस पद्धति में दोस्तों किलोग्राम का आपके पास में ग्राम बन जाएगा, मीटर का आपके पास में सेमी बन जाएगा। और दोस्तों सेकंड एक ऐसी भौतिक राशि होती है जो दोस्तों किसी भी पद्धति में चेंज नहीं होता है, अर्थात एक समान बना रहता है। इसी तरीके से आपसे पूछता है दोस्तों कि बल का एफपीएस पद्धति में मात्रक क्या होगा, तो दोस्तों इसका आपके पास में पाउंड बन जाएगा, यानी किलो एम का मात्रक यानी दोस्तों द्रव्यमान का जो एफपीएस पद्धति में मात्रक होगा वो पाउंड होगा। दोस्तों लंबाई का जो होगा वो से हम फुट कहते हैं। और समय एक ऐसी भौतिक राशि दोस्तों सभी पद्धतियों में सेम होती है। आपसे कहा जा रहा है बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक ग्राम इंटू सेमी प्रति सेकंड होता है। ये सेकंड नहीं होता दोस्तों, ये होता है सेकंड स्क्वायर। इसलिए दोस्तों ये विकल्प आपके पास में गलत है। अगला आपसे कह रहा है कि उच्चांशों की ओर जाते समय, अक्षांशों की ओर जाते समय गुरुत्व त्वरण का मान में वृद्धि होती है। दोस्तों हम अच्छे से जानते हैं ये आपके पास में पृथ्वी है और पृथ्वी के अंतर्गत दोस्तों आपको पता है ये दोस्तों आपके पास में ध्रुव है, ये आपके पास में भूमध्य रेखा है। इस तरीके से जब हम दोस्तों पृथ्वी पर रेखाएं खींचते हैं उन्हें हम दोस्तों अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और इस तरीके की जो रेखाएं पृथ्वी पर डाली जाती हैं उनको दोस्तों हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो ये होती है आप लोगों के पास में जिसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा। इसी तरीके से दोस्तों इस पृथ्वी के ठीक ऊपर दोस्तों यहाँ होते हैं आपके पास में ध्रुव। और इसी तरीके से ये जो मेन पॉइंट आपके पास में होता है इसको बोला जाता है दोस्तों पृथ्वी का केंद्र। इस तरीके से तो ये दोस्तों पृथ्वी का केंद्र है, ये भूमध्य रेखा है और ध्रुव है। आपसे पूछा जा रहा है कि दोस्तों अक्षांशों की ओर जाते समय, अक्षांशों की ओर बढ़ते समय गुरुत्व त्वरण के मान में वृद्धि होती है। बिल्कुल सही है दोस्तों, अक्षांशों की तरफ गुरुत्व त्वरण के मान में वृद्धि होती है। आपसे कहा जा रहा है कि जब कोई लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित होती है तो व्यक्ति का भार बढ़ता हुआ महसूस होता है। दोस्तों जब कोई लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित होती है तो व्यक्ति का जो भार होता है वो घटता हुआ महसूस होता है। दोस्तों इस विकल्प का जो आपके पास में राइट जो जवाब होगा वो राइट जवाब होगा दोस्तों 1/4। इस क्वेश्चन का आप लोगों के पास में जो राइट जवाब होगा, माफ करना दोस्तों, विकल्प नंबर 1 और विकल्प नंबर 3। तो दोस्तों विकल्प नंबर 1/3 इस क्वेश्चन का राइट जवाब है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट होगा, सही होगा। अगला जो क्वेश्चन आपके पास है, आपसे कह रहा है कि एबी पॉजिटिव रक्त समूह वाला व्यक्ति केवल एबी पॉजिटिव वाले को रक्त दे सकता है। और दूसरा आपसे कहा जा रहा है कि ओ पॉजिटिव रक्त समूह वाला व्यक्ति ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव दोनों को रक्त दे सकता है। ये क्वेश्चन में थोड़ी सी दोस्तों इस कथन के अंतर्गत थोड़ी सी अशुद्धि थी जिसे आप राइट कर लेंगे पेपर के अंतर्गत। यहाँ लिखा हुआ था दोस्तों कि दोनों को रक्त दे सकता है, इस तरीके से। ये दोस्तों आपके पास में थोड़ा सा चेंज आपको करना है। ए बी पॉजिटिव रक्त समूह वाला व्यक्ति केवल ए बी पॉजिटिव वाले व्यक्ति को रक्त दे सकता है। दूसरा कथन आपसे कहा है कि दोस्तों ओ पॉजिटिव रक्त समूह वाला व्यक्ति ओ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को रक्त दे सकता है। दोस्तों मैंने आपको अच्छे से सिखाया था कि दोस्तों जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव की बात आती है तो मैंने आपको सिखाया था कि दोस्तों कौन ले सकता है और कौन दे सकता है।
इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको एक टेबल के रूप में ब्लड ग्रुप के पॉजिटिव और नेगेटिव की दोस्तों बिल्कुल इस क्लास के अंतर्गत जब भी दोस्तों हमने ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा, तो जो भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले थे, जो भी नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले थे, इनके बारे में दोस्तों मैंने क्लास के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन आपको कर रखा है। जब भी आप दोस्तों इस क्लास को देखेंगे तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव संबंधित ब्लड ग्रुप से संबंधित क्वेश्चन किसी भी प्रतियोगी एग्जाम के अंतर्गत कभी भी किसी भी कंडीशन में गलत नहीं होगा। दोस्तों मैंने आपको ये कहा था कि आपके पास में एक ब्लड ग्रुप होता है जिसे हम पॉजिटिव कहते हैं, एक आपके पास में होता है दोस्तों जिसे हम नेगेटिव कहते हैं। मैंने आपको कहा कि दोस्तों पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति केवल आप लोगों के पास में पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को रक्त दे सकता है, जबकि अगर दोस्तों ये ले सकता है उधर दे सकता है। तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति है वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति दोस्तों, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति अगर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, यानी कि दोस्तों पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति रक्त लेता है, तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति अगर रक्त ले रहा है दोस्तों, तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति दोस्तों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से रक्त ले सकता है। इस तरीके से दोस्तों ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से रक्त ले सकता है पॉजिटिव वाला। लेकिन दोस्तों अगर देने की बात आती है तो ये केवल पॉजिटिव को दे सकता है। नेगेटिव वाला जो ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है केवल दोस्तों, नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति अगर बात आती है लेने की, तो ये नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति केवल दोस्तों नेगेटिव से ले सकता है, और अगर बात देने की हो तो दोस्तों ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को दे सकता है। मैंने दोस्तों जो टेबल बनाई है इसको आप गौर से देखिए। मैंने कहा पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से ले सकता है, लेकिन केवल पॉजिटिव को दे सकता है। आपसे कह रहा है कि ए बी पॉजिटिव रक्त समूह वाला व्यक्ति केवल ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। अगला आपसे कह रहा है कि ओ पॉजिटिव रक्त समूह वाला व्यक्ति है जो ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव दोनों को रक्त दे सकता है ना दोस्तों। पॉजिटिव वाला जो व्यक्ति है वो पॉजिटिव वाला व्यक्ति ओ पॉजिटिव रक्त समूह वाला व्यक्ति ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव दोनों को रक्त दे सकता है। नहीं दोस्तों, वो दोनों को रक्त नहीं दे सकता, वो केवल पॉजिटिव को ही रक्त दे सकता है। यानी ए बी पॉजिटिव रक्त समूह वाला व्यक्ति केवल ए बी पॉजिटिव को रक्त दे सकता है। बिल्कुल सही है। इसी तरीके से तो ओ पॉजिटिव रक्त समूह वाला व्यक्ति ओ पॉजिटिव को रक्त दे सकता है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि एक दोस्तों 1/2 माफ करना दोस्तों। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आपके पास में राइट जो जवाब होगा वो राइट जवाब होगा दोस्तों कि फर्स्ट सत्य है परंतु सेकंड में असत्य है, यानी सेकंड असत्य है। यानी विकल्प नंबर 4 आपके पास में बिल्कुल सही है। फर्स्ट कथन बिल्कुल सही है कि पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है। इधर क्या कह रहा है दोस्तों कि पॉजिटिव रक्त समूह वाला व्यक्ति पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को दे सकता है ना दोस्तों। पॉजिटिव रक्त समूह वाला व्यक्ति केवल पॉजिटिव को दे सकता है। तो दोस्तों फर्स्ट है जो वो सत्य है, परंतु दोस्तों सेकंड में असत्य है। यानी ये जो विकल्प है विकल्प नंबर 4 आपके पास में इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब होगा। अगला जो क्वेश्चन आपके पास में आता है, आपसे पूछा गया कि प्रकाश के अपवर्तन के समय आवृत्ति अपरिवर्तित होती है। बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला आपसे कहा कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत मैक्सवेल के द्वारा दिया गया था। नहीं दोस्तों, प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत दिया गया था वो हाइगेंस नाम के वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत मैक्सवेल ना होकर के दोस्तों हाइगेंस के द्वारा दिया गया। अगला आपसे कहा जा रहा है कि प्रकाश का सर्वाधिक विचलन दोस्तों बैंगनी रंग का होता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, बैंगनी रंग का होता है। आपसे अगला जो कथन कहा जा रहा है कि किसी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को मुख्य फोकस कहा जाता है। दोस्तों किसी दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ का केंद्र होता है, वो कोई भी दर्पण हो आप लोगों के पास में, चाहे वो अवतल हो चाहे वो उत्तल हो, दोस्तों किसी दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ का केंद्र होता है उस परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दोस्तों हम पोल कहते हैं। पोल मीन्स मतलब उस दर्पण का दोस्तों ध्रुव कहते हैं। इसलिए दोस्तों ये भी विकल्प कथन आपके पास गलत है, कथन 2 भी आपके पास गलत है। तो इस क्वेश्चन में कथन 1/3 दोस्तों सही है। दोस्तों ये जो विकल्प नंबर फर्स्ट है ये बिल्कुल राइट होगा। ये जो विकल्प नंबर 4 है दोस्तों इसको आप सही करेंगे। यहाँ 1/4 है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा वो होगा दोस्तों 1/3। तो ये दोस्तों अवस्थी क्लासेस की टेस्ट सीरीज की 4th श्रृंखला थी जिसमें हमने विज्ञान के क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपको आती है दोस्तों, इस YouTube चैनल के अंतर्गत जो भी कमेंट बॉक्स आपको दिया हुआ है उस कमेंट बॉक्स के अंतर्गत आप प्रश्न को लिख करके और जो भी भ्रांति आपके माइंड में आप दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स के अंतर्गत उस समस्या का सॉल्यूशन ले सकते हैं और हम उस समस्या का सॉल्यूशन आपको तुरंत उस कमेंट बॉक्स के माध्यम से उपलब्ध करा देंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।